बाल गंगाधर तिलक, जिन्हें भारत में अशांति का जनक और बेताज बादशाह कहा जाता है, आज इस वीडियो में हम तिलक जी के बारे में पढ़ेंगे। तिलक जी के जीवन से काफी कुछ सीखने लायक है, उनसे काफी कुछ प्रेरणा लेने लायक है। इसके अलावा तिलक जी के जीवन में जो घटनाएं घटित हुई थी वो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो वीडियो जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से तो इंपॉर्टेंट है ही है, और एक महान नेता के विषय में जानकारी हर भारतीय को होना जरूरी है। तो आप लोग वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। सबसे पहले हम लोग बात करें तिलक जी के जन्म वगैरह की, तो इनका जो नाम था बाल गंगाधर तिलक, इनके नाम के आगे लोकमान्य शब्द लगता है ना, लोकमान्य इनको उपाधि दी गई थी 1916 में। जब होम रूल लीग आंदोलन चल रहा था तो उस टाइम पर ये उपाधि इनको दी गई थी। लोकमान्य मतलब क्या, जनता द्वारा माने गए, जनता द्वारा माने गए नेता थे बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। इनका जो मूल नाम था ना वो था केशव गंगाधर तिलक, केशव नाम था इनका। क्या नाम था? केशव। तो मूल नाम ध्यान रखना, केशव। आपसे कभी पूछा जा सकता है कि किस नेता का मूल नाम केशव था, तो आपको ऑप्शन में तिलक जी का नाम दे देगा, गोखले जी का नाम दे देगा, लाला लाजपत राय जी का नाम दे देगा और किसी नेता का नाम दे देगा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इनका मूल नाम था केशव, बाल गंगाधर तिलक। इनके पिताजी का नाम था गंगाधर तिलक, जो कि संस्कृत के टीचर थे। बात करें इनके जन्म की, तो इनका जन्म हुआ था, मैं यहीं आगे लिख देता हूं, 23 जुलाई 1856 को। 23 जुलाई 1856 को इनका जन्म हुआ था। 1856 में और कौन सी घटना घटित हुई थी, कमेंट करके जल्दी से बताइए आप लोग। तो 23 जुलाई 1856 में इनका जन्म होता है। इनका मूल नाम था केशव, पिता का नाम था गंगाधर तिलक, जो कि पेशे से एक शिक्षक थे। और इनकी जो माता जी थी पार्वती बाई, वो इनकी माता थी पार्वती बाई, इनकी माता का नाम। अच्छा, ये ना चितपावन ब्राह्मण थे। देखो, जो चापेकर बंधुओं के बारे में मैंने पढ़ाया था ना, वो भी चितपावन ब्राह्मण थे। तो ये भी जो है चितपावन ब्राह्मण थे, जो कि पूना के जो पेशवा थे उनके वंशज बताए जाते हैं ना चितपावन ब्राह्मणों को। जन्म स्थान कहाँ है, तो जो कोकण तट है ना, कोकण तट, वहां पर एक स्थान है रत्नागिरी, वहां पर इनका जन्म हुआ था। कभी कभी जो है स्थान वगैरह भी पूछ लेता है, आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो रत्नागिरी कोकण में इनका जन्म होता है 23 जुलाई 1856 को। जब ये 10 वर्ष के थे, मात्र 10 वर्ष के, तब इनकी माता पार्वती बाई जी का निधन हो जाता है। और जब ये 16 वर्ष के थे तब इनके पिता गंगाधर तिलक जी का निधन हो जाता है। और इनकी जो पढ़ाई लिखाई है अच्छे से हुई थी, मतलब भले इनके माता पिता का निधन हो गया था, क्योंकि ये कुशाग्र बुद्धि थे, पढ़ने लिखने में तेज थे। और जब ये 10 वर्ष के थे ना, जिस वर्ष इनकी माता जी का निधन हुआ, तो इनको पूना भेज दिया गया पढ़ने के लिए, क्योंकि उस टाइम पे जो पूना है वो जैसे बंबई था, तो उसके बाद पूना वगैरह जो है काफी बड़ा सिटी था, शिक्षा उक्षा का केंद्र हुआ करता था। तो पूना भेज दिया जाता है इनको पढ़ने के लिए। और इन्होंने 1876 में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली थी। 1876 में स्नातक मतलब बीए कर लिया था गणित से। उस टाइम पे जो है गणित वगैरह सब बीए के अंदर ही आता था। फिर कोई बोलना मत कि गणित तो बीएससी का विषय होता है, पहले सब कुछ बीए के अंदर ही होता था। तो 1876 में इन्होंने जो है स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली गणित विषय से। इसके बाद 1879 में इन्होंने जो है कानून की शिक्षा प्राप्त की। 1879 में कानून की शिक्षा मतलब कि एलएलबी, इन्होंने जो है वकालत भी किया हुआ था बाल गंगाधर तिलक जी ने। तो ये था इनका शुरुआती जीवन पढ़ाई लिखाई के बारे में। अब बात करते हैं इनका जो सार्वजनिक जीवन। शुरू से ही ना ये लोगों के हित के बारे में सोचा करते थे, विशेष करके भारत में शिक्षा की स्थिति को लेकर के काफी ज्यादा ये चिंतित थे। क्योंकि उस जमाने में ना जो थोड़े से धनी लोग होते थे, जो थोड़े से समझदार टाइप के लोग होते थे, वही अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते थे। और जो सामान्य वर्ग के लोग थे उनको कोई चिंता नहीं था, और उनके लिए किसी तरह की कोई व्यवस्था भी नहीं थी। उस जमाने में काफी महंगा वगैरह भी होता था, तो इस कारण से अधिकतर लोग जो है नहीं पढ़ाते थे। समझदार लोग ही जो है अपने बच्चों को पढ़ाया करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि सभी लोगों को अच्छी शिक्षा मिल सके। और उस सब जमाने में अच्छी शिक्षा का मतलब होता था पाश्चात्य शिक्षा। देखो, वैसे ये पूरी तरह से पाश्चात्य संस्कृति को नहीं मानते थे। पाश्चात्य संस्कृति प्लस भारतीय संस्कृति दोनों
दोनों को मिला जुला करके पढ़ो। मतलब कि जो ज्ञान तो भाई ज्ञान होता है ना, अगर हमको दुनिया के साथ आगे चलना है तो हमको जो नई चीजें आ रही है उसको भी लेकर के चलना है। तो ये पाश्चात्य ज्ञान विज्ञान प्लस हमारा जो भारतीय शिक्षा पद्धति है, दोनों को लेकर के चलने में विश्वास रखते थे। और इसी उद्देश्य से इन्होंने जो है 1880 में एक स्कूल की स्थापना की। कब? 1880 में पूना में एक स्कूल स्थापित की, न्यू इंग्लिश स्कूल। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है कि ये कब स्थापित हुआ था, न्यू इंग्लिश स्कूल। तो ये जो है बाल गंगाधर तिलक और इनके एक मित्र थे जिनका नाम था गोपाल गणेश आगरकर। मैं लिख देता हूं यहां पर, गोपाल गणेश आगरकर। खाली आप आगरकर याद रखेंगे तब भी चलेगा, आगरकर, गोपाल गणेश आगरकर। एक और नाम है विष्णु श्री चिपलुनकर, विष्णु श्री चिपलुनकर, जिन्होंने इस स्कूल की स्थापना में सहयोग किया था, विष्णु श्री चिपलुनकर। तो ये नाम आप लोग याद रखेंगे। और ये सब जो नेता हैं ये अपने का महाराष्ट्र के नेता थे। तो विष्णु श्री चिपलुनकर, नाम थोड़ा सा अटपटा सा है, चिपलुनकर। तो ये दोनों के साथ मिलकर के बाल गंगाधर तिलक, गोपाल गणेश आगरकर, विष्णु श्री चिपलुनकर, इन तीनों ने मिलकर के एक पाश्चात्य शिक्षा जहां पर प्रदान किया जा सके वैसा एक स्कूल 1880 में पूना में न्यू इंग्लिश स्कूल के नाम से शुरू किया गया। और इससे जो है उस समय के काफी सारे लोगों को, काफी सारे छात्रों को बहुत ज्यादा सहायता मिला। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिएगा 1881, काफी इंपॉर्टेंट डेट है और ये काफी बार पूछा भी गया है। तो 1881 में इन्होंने ना द मराठा नाम का एक समाचार पत्र प्रकाशित करना शुरू किया। द मराठा या फिर खाली मराठा भी आप इसको लिख सकते हो। द मराठा ये समाचार पत्र था जो इनके द्वारा निकाला जाता था। नाम मराठा है लेकिन ये अंग्रेजी में निकलता था, अंग्रेजी भाषा में। भाषा भी पूछा जाता है तो ध्यान रखेंगे, अंग्रेजी में द मराठा। इसके अलावा एक और समाचार पत्र निकाला जाता था, केसरी, केसरी, और ये निकलता था मराठी में। लैंग्वेज आप ध्यान रखेंगे, पूछा गया है कि कौन सा समाचार पत्र किस लैंग्वेज में निकाला जाता था। तो ये दोनों जो समाचार पत्र थे, मराठा और केसरी, इसमें जो है ये अपने विचारों को लिखा करते थे लोगों तक पहुंचाने के लिए। भाई उस जमाने में यूट्यूब नहीं होता था, फेसबुक इंस्टाग्राम नहीं होता था जिसके माध्यम से ये अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सके। तो यही एक साधन होता था जो समाचार पत्र, पत्र पत्रिकाएं, उसी के माध्यम से आप अपने विचारों को लोगों तक पहुंचा सकते थे। तो अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्होंने जो है दो समाचार पत्र निकाला, द मराठा और केसरी। जो अंग्रेजी जानते हैं उनके लिए द मराठा, और जो अंग्रेजी भाषा का जो समाचार पत्र है वो भाई महाराष्ट्र से भी बाहर भेजा जा सकता है, बंगाली आदमी भी पढ़ सकता है, दक्षिण का व्यक्ति भी पढ़ सकता है, उत्तर का व्यक्ति भी पढ़ सकता है। वहीं मराठी भाषा का जो समाचार पत्र है वो जो स्थानीय लोग हैं, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, कम शिक्षित है, वैसे लोग जो है इसको पढ़ेंगे। तो दोनों ही समाचार पत्रों में वो अपने विचारों को साझा किया करते थे। काफी बार पूछा गया है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, बिल्कुल मतलब इसको इग्नोर मत करिएगा। इसके बाद देखिएगा 1884। अच्छा, इस बीच ना इनको 1882 में जेल भी होता है। 1882 देखिए क्या था, कोल्हापुर, महाराष्ट्र में है ना एक स्थान कोल्हापुर। तो जो कोल्हापुर का राजा था वो अंग्रेजों का पिट्ठू था, कोल्हापुर का राजा अंग्रेजों का पिट्ठू था। तो इसने जो है कुछ उदंडता कर दी थी, मतलब कुछ गलत काम किया था, मतलब अंग्रेजों के साथ मिल करके। तो बाल गंगाधर तिलक ने क्या किया, अपने समाचार पत्र में इसके बारे में छाप दिया कि भाई ये इस तरह का काला कारनामा किया है इस तरह से। तो इस चीज से अंग्रेज सरकार जो है गुस्सा हो गई और क्या किया गया, बाल गंगाधर तिलक जी को 4 महीने के लिए जेल में डाल दिया गया। तो ध्यान रखना, तिलक जी सबसे पहली बार जो है 1882 में जेल गए थे 4 माह के लिए। और किस कारण से, अपने समाचार पत्र में लेख लिखा था अपने कोल्हापुर के राजा के विरुद्ध। इनको ना जितनी बार भी जेल हुई है ना, अपने लेखों के कारण हुआ है। लेख में क्या लिखते थे, तो अपने विचारों को साझा करते थे। तो इनको अपने विचारों के कारण, अपने पत्रिका के कारण, अपने लेख के कारण जेल यात्राएं करनी पड़ी थी। एक बार को तो 6 साल के लिए इनको जेल की सजा हुई थी, सिर्फ और सिर्फ अपने विचारों को पत्रिका में प्रकाशित करने के कारण। तो देखिएगा, जो एक कहावत बोला जाता है ना कि कलम की ताकत तलवार से भी अधिक होती है, तो इस चीज को ना तिलक जी ने चरितार्थ कर दिया था। उनकी कलम से, उनकी लेखनी से अंग्रेज सरकार इतनी डर
करती थी कि उनको जो है उठा के सीधा जेल में डाल देते थे कि ये कुछ हमारे बारे में लिख न दे, क्योंकि इनके लेखों को पढ़ के ना लोग एकदम आंदोलित हो उठते थे। जैसे हम लोगों ने चापेकर बंधुओं के बारे में पढ़ा था ना, जो कि तिलक जी के लेखों से इतने ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं कि पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। तो ये कुछ इनके कलम का जादू था। तो ये ध्यान रखना, कोल्हापुर के राजा के विरुद्ध लिखा तो इस कारण इनको जो है जेल की सजा काटनी पड़ी 4 महीने। इसके बाद देखिएगा 1884 में रानाडे, एम.जी. रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे से इनका संपर्क होता है। और हालांकि पहले ही वो मिल चुके थे, लेकिन 1884 में क्या हुआ था, महादेव गोविंद रानाडे जो है अपने साथियों के साथ मिल करके, जिसमें बाल गंगाधर तिलक जी भी शामिल थे, तो ये सब मिल करके ना एक संगठन स्थापित करते हैं जिसका नाम था दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी, या फिर इसी को बोला जाएगा दक्कन शिक्षा समिति, ऐसी कुछ बोला जाएगा, दक्कन एजुकेशन सोसाइटी। तो इसकी स्थापना किसने की थी, तो महादेव गोविंद रानाडे ने। और इसमें जो है बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले जी का भी योगदान था। ध्यान रखना, दोनों जनों, जो गोपाल कृष्ण गोखले और बाल गंगाधर तिलक, दोनों का जो समय है ना काम करने का, वो लगभग एक ही है। और दोनों जो है एक दूसरे के समकालीन है और दोनों एक दूसरे को जानते थे, परिचित थे। क्योंकि पूना में देखो जो रानाडे हैं, महादेव गोविंद रानाडे, गोखले जी इनको अपना गुरु मानते थे, और जो तिलक जी हैं वो भी इनसे जुड़े हुए थे। तो दोनों का जो है संपर्क होता था, दोनों अच्छे मित्र थे, लेकिन दोनों के जो विचार थे ना उसमें जमीन आसमान का फर्क था। तो महादेव गोविंद रानाडे जी के साथ दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में इन्होंने सहयोग दिया। अब इसी दक्कन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा 1885 में एक कॉलेज स्थापित किया जाता है जिसका नाम रखा गया फर्ग्यूसन कॉलेज। क्या नाम रखा गया, फर्ग्यूसन, ये यज्ञ क्या यह है, फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की गई। ये जो दक्कन एजुकेशन सोसाइटी वाले हैं ना, ये सब मिल करके, मतलब कि इसमें बाल गंगाधर तिलक जी का भी योगदान था, क्योंकि ये जो है इस दक्कन एजुकेशन सोसाइटी से जुड़े थे। तो 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज, जैसे इनका न्यू इंग्लिश स्कूल था ना जिसमें पाश्चात्य शिक्षा ये सब दिया जाता है, तो कुछ कुछ वैसे ही वो स्कूल था ये कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज। अब ये फर्ग्यूसन नाम क्यों रखा गया, मतलब फर्ग्यूसन के स्थान पर कुछ भारतीय नाम रखा जाता तो ज्यादा अच्छा होता है, ऐसा आप लोग सोच रहे होंगे। तो देखिएगा 1885 की स्थिति में बंबई प्रेसिडेंसी का जो गवर्नर था वो था सर जेम्स फर्ग्यूसन, उसका नाम था सर जेम्स फर्ग्यूसन। तो उसने जो है इनकी काफी हेल्प की थी, काफी उदार था। तो उसी के याद में, मतलब उसको एक तरह से खुश करने के लिए, और वो थोड़ा सा भला आदमी था, उदार व्यक्ति था, क्योंकि 1885 से पहले भारत का जो वायसराय था लॉर्ड रिपन, वो भी काफी उदार था। तो वैसे ही कुछ वो भी था फर्ग्यूसन, तो उसने काफी हेल्प की थी अच्छे अच्छे रिफॉर्म लाने में। तो इसी कारण से जो है इस कॉलेज को फर्ग्यूसन का नाम दिया जाता है। तो फर्ग्यूसन कॉलेज 1885। तो ये तमाम चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। मैं अब जो है थोड़ा सा वीडियो इसको क्लीन कर लेता हूं पहले, उसके बाद बात करते हैं। अच्छा, जो बाल गंगाधर तिलक जी थे ये कांग्रेस से कब जुड़े, ये भी आपसे पूछा जाएगा। तो देखिएगा, जो पूना में सार्वजनिक सभा स्थापित की गई थी ना, तो जो पूना की जो सार्वजनिक सभा है उसके द्वारा 1889 के कांग्रेस के बंबई अधिवेशन के लिए बाल गंगाधर तिलक जी के नाम का चयन किया जाता है उसके सदस्य बनने के लिए। कब, 1889 बंबई अधिवेशन, ध्यान रखना। उस समय के जितने भी नेता थे ना, उन्होंने कब कांग्रेस को ज्वाइन किया, ये अक्सर पूछा जाता है। बाकी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, ये सब तो भाई कांग्रेस के स्थापना के समय से ही उससे जुड़े थे। बाकी जो बाल गंगाधर तिलक हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उसके बाद लाला लाजपत राय, ये सब जो है बाद में जुड़े। तो ये कब जुड़े थे, तो 1889 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है बंबई में। कहां हुआ, बंबई। तो इस अधिवेशन में जो है ये भाग लेते हैं, जो
पूना सार्वजनिक सभा है उसके द्वारा इनके नाम का चयन हुआ था। इसके बाद ये जो है लगातार कांग्रेस के साथ जुड़े रहते हैं, लेकिन ये क्या देखते हैं भाई यहां तो मतलब मजाक चल रहा है, ये लोग जो है साल भर तो कुछ करते नहीं है, बस साल में 2-4 दिन के लिए किसी स्थान पर एकत्रित होते हैं, मिलते हैं, बस वहीं पर जो है थोड़ा सा विचार विमर्श होता है, खत्म। उसके बाद साल भर कुछ नहीं, कोई काम धाम नहीं, कुछ नहीं। तो ये थोड़ा सा जो है इससे शुरू से ही परेशान हो जाते हैं। मतलब देखो भाई, पहला साल गए, दूसरा साल गए, तीसरा साल गए, मतलब हर बार वही चीज हो रहा है। आदमी को जो है 2-3-4 बार में ही चीज क्या है वो पता चल जाता है। तो ये जो है कांग्रेस से जब जुड़ते हैं तो कुछ ही सालों में कांग्रेस की पोल खुल के रख जाती है। मतलब कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे ना, उनका जो तरीका था उसको ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। मतलब ये क्या है, बिल्कुल हाथ जोड़ना, अनुनय विनय करना, साल में 2-4 दिन के लिए मिलना, तो वो चीज इनको पसंद नहीं आती है। और 1893 में ही ये जो है कांग्रेस के बड़े बड़े उदारवादी नेताओं के विरुद्ध अपने समाचार पत्र में लिखते हैं कि हम लोग जो है कांग्रेस के माध्यम से सरकार के पास अनुनय विनय कर रहे हैं, प्रार्थना पत्र कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई भी हमको फल नहीं मिल रहा है। तो अब हमको जो है अपने तरीके को बदलना होगा। एक कहावत है ना कि भाई अगर सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी पड़ती है। मतलब देखो, आप कोई काम कर रहे हो, उसमें आपको असफलता मिल रही है, आप फिर से कोशिश कर रहे हो, दोबारा आप कोशिश करोगे तो क्या करोगे, पहले आपने जो जो गलतियां की है उन गलतियों को देखोगे और उन गलतियों को दोबारा नहीं दोहराओगे। यही करते हैं ना नॉर्मली लोग। उसके बाद फिर अगर असफल हो गए, फिर से वो देखेंगे कि भाई मैंने कहां गलती की, कहां क्या चीज छूट गया, उस चीज को ढूंढेंगे, हाँ मैंने यहां गलती की, फिर उस गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, फिर वो एक दिन जो है सफल हो जाएंगे। लेकिन यहां पर कांग्रेस के जो उदारवादी नेता थे भाई, वो तो अपने तरीके को बदलने को ही तैयार नहीं थे। उनको कोई खास सफलता मिल ही नहीं रही थी और वो जो है अपने तरीके को बदलने को भी तैयार नहीं थे। मतलब वो वही अपने संवैधानिक तरीके से काम करना है उसी पे अड़े हुए थे। जबकि जो तिलक जी थे वो क्या बोलते थे, भाई थोड़ा सा हमको उग्र होना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल बंदूक लेकर के अंग्रेजों को मारो, ऐसा इनका हिसाब नहीं था। हालांकि उस चीज को भी ये थोड़ा बहुत समर्थन जरूर करते थे, लेकिन ये जो है बीच के रास्ते पर चलते थे। मतलब ना एकदम ज्यादा हाथ जोड़ने वाला काम और ना ज्यादा हाथ पैर तोड़ने वाला काम, बीच का रास्ता। मतलब थोड़ा सा जो है सरकार पर दबाव बनाओ, इस टाइप से चीजें मैं आगे बताऊंगा। 1905 में जब स्वदेशी आंदोलन के समय इन्होंने काफी कुछ बोला था, तो 1893 में इन्होंने अपने पत्र में लिखा उदारवादियों के लिए। अच्छा, 1893 में ही काफी कुछ चीजें और हुई थी जो आपसे पूछा जाता है। सार्वजनिक गणेशोत्सव, देखिएगा अभी हम लोग जो है गली गली मोहल्ले मोहल्ले में गणेशोत्सव मनाते हैं ना, कब, सितंबर में, सितंबर महीने में होता है ना गणेशोत्सव का कार्यक्रम, अगस्त या सितंबर में। तो ये जो गली मोहल्ले में चौक चौराहे में गणपति जी को विराजित करके पूजा अर्चना करने की शुरुआत किन्होंने की थी, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने सन 1893 में। इससे पहले भी गणेश जी की पूजा होती थी, गणेश चतुर्थी मनाया जाता था, लेकिन जैसे आज हम लोग जन्माष्टमी मनाते हैं, दीपावली मनाते हैं, घरों में मनाते हैं ना, अपना घर के परिवार वाले मिलकर के, तो वैसे ही गणेश जी की पूजा होती थी पहले। लेकिन जो तिलक जी थे इन्होंने क्या बोला कि भाई हम लोग जो है गणेशोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाते हैं। साल में अगर हम लोग 9-10 दिन इकट्ठे होंगे तो कितना विचारों का आदान प्रदान होगा। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, जो गणेशोत्सव कितने दिन चलता है, 9 दिन। वही जो कांग्रेस का जो उत्सव होता था, अधिवेशन होता था, वो कितने दिन चलता था, मात्र 3 दिन। 28 दिसंबर को शुरू होता था, 31 दिसंबर को खत्म होता था। प्रत्येक वर्ष वो 28 दिसंबर को ही होता था। तो किसी ने कहा भी है ना कि कांग्रेस जो है 3 दिनों का तमाशा है। मतलब वो 3 दिन के लिए मिलते हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के सदस्य 3 दिन के लिए मिलते हैं, खत्म। उसके बाद कोई नहीं, साल में कुछ नहीं। और तिलक जी ने क्या बोला था, अगर हम लोग वर्ष में एक बार मेंढक के जैसे टर्राते हैं, मेंढक कैसा टर्राता है, टर्र टर्र टर्राता है ना, तो अगर हम लोग साल में एक बार मेंढक के जैसे टर्राते हैं तो उससे हमको कुछ नहीं मिलने वाला, ये इन्होंने बोला था। और कांग्रेस उस समय मात्र 3 दिन के लिए, साल में 3 दिन के लिए मिलते थे। तो यहां पर तिलक जी ने क्या कर दिया, गणेशोत्सव शुरू कर दिया, सार्वजनिक गणेशोत्सव। लो भैया अब 9 दिन तक मिलो, वो लोग 3 दिन के लिए मिलते हैं, हम 9 दिन के लिए मिलेंगे। तो गणेशोत्सव ये जो है महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा फेमस हुआ। हर गली मोहल्ले चौक चौराहों में जो है गणेशोत्सव मनाया जाने लगा, सार्वजनिक गणेशोत्सव। और उसमें जो है रंगारंग कार्यक्रम होते थे और लोग जो है इकट्ठे होते थे। और लोग इकट्ठे होंगे तो उनको जो है
किसी चीज के लिए प्रेरित किया जा सकता है, अपनी बातों को रखा जा सकता है उन लोगों के बीच में। तो ये जो चीज है काफी सफल हुआ और आगे चल करके जो क्रांतिकारी गतिविधियां हमको महाराष्ट्र में देखने को मिलती है तो उसमें इस गणेशोत्सव कार्यक्रम का भी बहुत ज्यादा योगदान था। इसके अलावा इन्होंने 1895 में एक और काम किया। क्या किया? शिवाजी महोत्सव। छत्रपति शिवाजी महाराज महाराष्ट्र के थे ना, और भाई जो अपने जो तिलक जी थे, बाल गंगाधर तिलक जी, जो कि चित्पावन ब्राह्मण बताए जाते हैं, और ये किसके वंशज माने जाते हैं? पेशवाओं के वंशज। और पेशवा किसके प्रधानमंत्री थे? छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके वंशजों के। तो एक तरह से सीधा सीधा इनका जो संबंध है छत्रपति शिवाजी महाराज से है। तो इन्होंने क्या किया? छत्रपति शिवाजी महाराज का महोत्सव मनाना शुरू किया 1895 में, और ये चीज भी जो है लोकप्रिय हुआ, बहुत ज्यादा लोकप्रिय हुआ महाराष्ट्र में। और ये तो भाई महाराष्ट्र से बाहर भी गया था, इसको इन्होंने जो है पूरे देश में वो करने की शुरू की थी। बाकी जो गणेशोत्सव है पूरे देश में मनाया जाने लगा बाद में। तो ये चीज था। तो ये दो चीजें जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान रखना, अक्सर परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। तो ये चीज था। इसके बाद देखिएगा 1896-97 में यही लिखता हूं, 1896-97 क्या हुआ था इस दिन? ये एरो डाल देते हैं ना। 1896-97 में क्या हुआ था इस वर्ष? तो देखिएगा भयंकर प्लेग फैल गया था। जैसे अभी महामारी फैला हुआ है ना, सब लोग अपने अपने घरों में दुबक गए हैं, कोई कहीं जा नहीं सकता, किसी से मिल नहीं सकता। तो उस समय 1896-97 में पूना में भयंकर प्लेग फैला हुआ था। प्लेग जो है चूहे से होने वाली एक बीमारी है, जो कि अभी तो नहीं होती है, अभी लगभग इसका नामो निशान मिटा दिया गया है, इसकी वैक्सीन वगैरह आ गई, तो ये खत्म हो गया। प्लेग जैसी बीमारी नहीं होती है, या फिर होती होगी तो इसका दवाई वगैरह प्रॉपर है। तो 1896-97 में पूना और बहुत सारे जगहों पर प्लेग फैला हुआ था, ऐसा नहीं है कि खाली पूना में। अरे 1885 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो प्रथम अधिवेशन है वो पूना में होना था ना, और पूना में उस समय प्लेग फैला हुआ था, और उसी कारण वो जो है पूना के स्थान पर बंबई में हुआ था। तो वही वाला प्लेग जो है 1896-97 में पूना में फैला हुआ था। और जो अंग्रेज सरकार थी वो यहां पर जो है लोगों का ध्यान रखना छोड़ करके, जो लोग बीमार हैं या फिर बीमारी जो है और ज्यादा न फैले, उस चीज की रोकथाम करने के बजाय 1897 में महारानी विक्टोरिया के हीरक जयंती कार्यक्रम मनाने की तैयारी में लगे हुए थे। जो महारानी विक्टोरिया थी ना, उसके राज्याभिषेक को 60 वर्ष पूरे हो रहे थे 1897 में, तो उसका ये लोग जो है जयंती मनाने वाले थे, जिसको क्या बोलते हैं, डायमंड जुबली, वो मनाने की तैयारी में थे। तो अब क्या होता है भाई, हालत बहुत खराब थी, लोग जो है बीमारी से मर रहे थे और अंग्रेज सरकार जो है बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही थी। अब जो है जो अपने तिलक जी, वो अपने समाचार पत्रों में लगातार इन सब चीजों के बारे में लिख रहे थे। इसी बीच उनका एक लेख प्रकाशित होता है जिसमें उन्होंने भगवत गीता का उदाहरण दिया था। देखो जो तिलक जी थे ना, ये श्रीमद् भगवत गीता को बहुत मानते थे। इनके लेखों में अक्सर श्रीमद् भगवत गीता के उद्धरण देखने को मिलते हैं। और जब ये जेल में थे उस टाइम पे, तो इन्होंने गीता रहस्य नामक एक ग्रंथ भी लिखा था। तो अभी हम लोग देखते हैं पूना वाला मामला। तो यहां पर ये जो है एक लेख लिखते हैं जिसमें जो श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझाते हैं कि अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे सगे संबंधी रिश्तेदार वो भी हैं और वो गलत है और तुम सत्य के साथ हो, तो तुमको उनके हत्या करने से भी पीछे नहीं हटना है। अगर वो गलत कर रहे हैं और वो तुम्हारे सगे हैं, तुम्हारे अपने हैं, तो तुम उनको मत छोड़ो, मारो, तुमको कुछ नहीं होगा, तुमको पुण्य मिलेगा। इस टाइप की चीजें वो समझाते हैं। तो वही चीज को जो है तिलक जी अपने लेखों में लिखते हैं, और इन चीजों को पढ़ करके जो पूना महाराष्ट्र वहां के जो लोग हैं काफी ज्यादा वो हो जाते हैं, मतलब प्रेरित हो जाते हैं। और इन्हीं में एक थे चापेकर बंधु। तो ये तीन भाई थे ना, दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। तो इनमें से जो दो भाई थे, दामोदर चापेकर और बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों जो है तिलक जी से इतने ज्यादा प्रभावित हो गए थे, इनको अपना गुरु भी मानते थे तिलक जी को। और उन्होंने क्या किया, सन 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड की हत्या कर दी। तो ये किस कारण से हुआ, तिलक जी से प्रभावित होकर के। तिलक जी के लेखों में इतना ज्यादा प्रभाव होता था कि वो लोगों को जो है देश प्रेम के लिए एकदम जागरूक कर देता था, राष्ट्रभक्त बना देता था। तो चापेकर बंधुओं को तो मृत्युदंड दे दिया जाता है। अब जो है इस कार्य के लिए तिलक जी को उत्तरदायी ठहराया जाता है कि अंग्रेज बोलते हैं कि तुमने अपने समाचार पत्रों में ऐसा ऐसा लिखा, तुमने लोगों को भड़काया। और तिलक जी को क्या होता है, 18 माह की जेल हो जाती है।
इससे पहले मैंने बताया था 4 महीने का जेल, अब जो है 18 महीने के लिए इनको जेल में डाल दिया, केवल और केवल इनके विचारों को पत्रिकाओं में प्रकाशित करने के कारण। तो सोचिएगा, जो बोला जाता है ना, कलम की ताकत तलवार से भी अधिक होती है, तो देखो तिलक जी ने उस चीज को बिल्कुल चरितार्थ कर दिया था। अब हम लोग आते हैं 1905 में क्या हुआ था भैया। 1905 में जो पगला करजन था ना, उसने क्या किया, बंगाल का विभाजन किया। देखो जो करजन था उसने अपने काफी सारे अच्छे अच्छे काम किए थे, लेकिन कुछ जो है ना, जैसे बंगाल विभाजन और उसका विश्वविद्यालय अधिनियम, एक उसका कलकत्ता निगम अधिनियम, वो सब चीज के कारण उसकी काफी आलोचना हुई। तो 1905 में इसने जो है बंगाल को विभाजित कर दिया, 2 भागों में बांट दिया, बंग भंग। और ये जो चीज है पूरे देश में आंदोलन का कारण बन गया। जो उदारवादी नेता थे बंगाल के, वो लोग नहीं चाहते थे कि ये जो बंग भंग आंदोलन है बंगाल से बाहर जाए, लेकिन बंगाल के ही कुछ नेता थे, जैसे कि अरविंद घोष हो गए, और इधर हमारे तिलक जी हो गए, लाला लाजपत राय हो गए, विपिन चंद्र पाल हो गए, ये सब चाहते थे कि ये जो आंदोलन है, क्योंकि बंग भंग के बाद क्या शुरू हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन शुरू हो गया ना, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, तो ये चीज शुरू हो जाता है। तो इस चीज को बंगाल से बाहर पूरे देश में फैलाने की बात कही जाती है, लेकिन जो उदारवादी नेता थे वो लोग तैयार नहीं होते। लेकिन सभी नेता जो है ना, जो उग्र विचार वाले नेता थे, देखो जो बाल गंगाधर तिलक थे उग्र विचार वाले नेता थे, और यहीं पर जो स्वदेशी आंदोलन चलता है, यहां पर जो है उग्रवादी विचारधारा वो जो है स्पष्ट दृष्टिगोचर, सॉरी माफी चाहूंगा, एकदम शुद्ध हिंदी निकाल रहा हूं मैं। तो यहां स्वदेशी आंदोलन के समय ही ना जो उग्र विचारधारा वाले जो नेता है उनका एकदम मतलब स्पष्ट दिखने लगता है, एक तरह से मतलब जो कांग्रेस में उदारवादियों का वर्चस्व था, तो अब मतलब ये लगने लगता है कि अब जो है उदारवाद और उग्रवादी विचारधारा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। तो यहां पर जो है कुछ नेताओं के नाम याद रखेंगे। बाल गंगाधर तिलक, एक थे लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, एक थे विपिन चंद्र पाल, और ये हो गए बाल गंगाधर तिलक। तो इनको बोला जाता था भाई लाल बाल पाल। क्या बोलते थे, लाल बाल पाल। लाल मतलब लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय लाल, जो कि पंजाब से आते थे, जिनको पंजाब केसरी शेर ए हिंद बोला जाता है ना लाला लाजपत राय जी को, तो वो लाल। बाल गंगाधर तिलक बाल, विपिन चंद्र पाल ये पाल, एक और नाम था अरविंद घोष, अरविंद घोष। तो ये भी जो है उग्र विचार वाले नेता थे। एक और नेता का नाम याद रखेंगे, उनका नाम था, क्या नाम था, क्या, अजित सिंह। अजित सिंह उनका नाम था, क्या नाम था, अजित सिंह, जो कि भगत सिंह जी के चाचा थे, अजित सिंह। तो ये सब जो है उग्र विचार वाले नेता थे, मतलब ये उदारवादियों के हाथ जोड़ने के तरीके को पसंद नहीं करते थे। उदारवादी क्या करते थे, अनुनय विनय, हाथ जोड़ना, शुद्ध स्मरण पत्र लिखना, ये सब उनका काम होता था। ये लोग बोलते थे ठीक है ये लिखो, लेकिन आपको अगर सफलता नहीं मिल रहा है तो तरीका को बदलो, थोड़ा सा उंगली को टेढ़ा करो, थोड़ा सा आपको उग्र होना पड़ेगा, ये बोलते थे। अगर ये लोग नहीं मान रहे हैं तो आंदोलन करो, हड़ताल करो, सरकार का समर्थन मत करो, सरकार का सहयोग मत करो, ये चीज इन्होंने बोला। और स्वदेशी आंदोलन के तहत जो विदेशी वस्तुएं हैं उसका पूर्ण बहिष्कार की मांग कही गई, पूर्ण बहिष्कार का मांग किया गया, स्वदेशी के प्रचार की बात कही गई, राष्ट्र शिक्षा को प्रचारित करने की बात कही गई। इसके अलावा स्वराज्य, स्वराज्य जो है कांग्रेस का लक्ष्य होना, ये इन्होंने बोला। लेकिन 1905 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होता है उसमें इन सब चीजों को स्वीकार नहीं किया जाता है। इसके बाद 1906 में, अच्छा 1905 में ना कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था बनारस में, वहां पर अध्यक्षता की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। और जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो बाल गंगाधर तिलक जी के बड़े अच्छे मित्र थे, लेकिन इसके बावजूद भी जो उग्र विचार वाले जो नेता थे इनकी मांगों को वहां पर स्वीकृति नहीं दी गई। मांग क्या क्या थी, स्वदेशी एक इनकी मांग थी, बहिष्कार मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार दूसरी मांग थी, तीसरी मांग क्या थी, राष्ट्रीय शिक्षा को प्रचार प्रसार करना, और चौथी मांग थी कांग्रेस का लक्ष्य स्वराज। तो इसको जो है 1905 के इस बनारस अधिवेशन में पारित नहीं किया जाता है। उसके बाद 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में होता है, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता करते हैं, और यहां पर जो है पहले बाल गंगाधर तिलक जी को अध्यक्ष बनाने की बात कही जा रही थी। इनके जो समर्थक थे ना, ये जो लाल बाल पाल घोष, इनके जो समर्थक थे वो सब चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जी को अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन दादा भाई नौरोजी जो कि वयोवृद्ध नेता थे तो उनको जो है अध्यक्ष बना दिया जाता है। और यहां पर ये जो उग्र विचार वाले नेता थे ना, जो बाल गंगाधर तिलक हो गए और इनके जितने भी साथी थे, ये अपने मांगों को यहां मनवाने में सफल हो जाते हैं। जो दादा भाई नौरोजी थे वो इनकी 4 मांगों
किताबों को कांग्रेस से पारित करवा देते हैं। स्वदेशी की मांग, जो स्वदेशी आंदोलन है उसको पूरे देश में चलाना है, इस बात की स्वीकृति मिल जाती है। दूसरा जो बहिष्कार, मतलब विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, उस चीज को भी यहां पर स्वीकृति मिल जाती है। उसके बाद जो तीसरा है राष्ट्रीय शिक्षा को प्रसार करना, तो उसकी भी स्वीकृति मिल जाती है। इसके बाद अगला जो इनका जो डिमांड होता है चौथा, स्वराज्य, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्वराज्य को भी जो है स्वराज्य को भी कांग्रेस के माफी चाहूंगा, स्वराज्य को भी कांग्रेस के 1906 जो कलकत्ता में अधिवेशन हुआ था 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तो स्वराज्य की मांग को भी स्वीकार कर लिया जाता है। हम लोग किताबों में पढ़ते हैं ना कि स्वराज्य की मांग सर्वप्रथम कांग्रेस के अधिवेशन से किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने। तो यहां पर श्रेय किसको चला गया? दादा भाई नौरोजी की। भाई वो अध्यक्ष थे, जो भी काम होगा 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में जो भी अध्यक्ष होगा उसी का नाम होगा। तो स्वराज्य की मांग करने वाले कांग्रेस के अधिवेशन से पहले नेता कौन थे? दादा भाई नौरोजी। लेकिन भाई ये जो स्वराज चाहिए हमको, ये किसने बोला था? तो बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था। इनसे पहले ना जो अपने क्या कहते हैं, दयानंद सरस्वती जी, आर्य समाज वाले, उन्होंने अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में स्वराज के बारे में लिखा था, स्वराज्य के बारे में। हालांकि उन्होंने कई इस तरह से भाषण में बोला नहीं था कि स्वराज्य होना है, स्वराज्य होना है, लेकिन उन्होंने अपनी किताब में लिखा था। उसके बाद जो बाल गंगाधर तिलक हैं और इनके जो साथी हैं, इन्होंने बोला कि हमारा लक्ष्य होना चाहिए स्वराज्य, स्वराज्य, हमारा लक्ष्य स्वराज्य होना चाहिए। कोई हम जो है संवैधानिक सुधार उधार नहीं चाहिए, हमको अपना स्वराज्य दे दो भैया, खत्म करो कहानी। ये इनकी मांग थी। तो ये लोग जो है 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस के द्वारा इसको पारित कर दिया जाता है कि कांग्रेस का लक्ष्य जो है स्वराज्य होगा, और ये दादा भाई नौरोजी ने ये श्रेय ले लिया। तो ये चीज था। अब देखिए 1907 का समय आता है। अब जैसा कि मैंने बताया कि उग्र विचारधारा और उदारवादी विचारधारा दोनों के बीच जो है जम नहीं रहा था। 1905 से ही ये जो है दिखने लगा था। अब जो है 1907 में जो अधिवेशन है उसको लेकर के और अध्यक्ष किसको बनाया जाए, इसको लेकर के बड़े ही तनातनी, बड़ा ही गर्मा गर्म माहौल हो गया था। जो उग्र विचार वाले जो नेता थे, ये सब हैं उग्र विचार वाले नेता, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल, अरविंद घोष, अजित सिंह, तो ये सब इनके जो समर्थक थे वो क्या चाहते थे कि भाई जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनको अध्यक्ष बनाओ। 1907 में जो अधिवेशन होगा उसमें बाल गंगाधर तिलक को अधिवेशन बनाओ, बहुत जोर से वो लोग आवाज कर रहे थे, या फिर लाला लाजपत राय को अध्यक्ष बनाओ, ये बोला जा रहा था। और अधिवेशन कहां करवाओ बोल रहे थे? नागपुर में। नागपुर जो कि उस समय मध्य प्रांत की राजधानी हुआ करती थी, यहां पर राजधानी बनाओ। वहीं जो उदारवादी नेता थे वो क्या चाहते थे कि भाई किसी भी तरह से जो बाल गंगाधर तिलक है इसको अध्यक्ष बनने ही नहीं देना है। ये कौन बोल रहा था? उदारवादी नेता। क्योंकि उदारवादी जानते थे अगर ये बाल गंगाधर तिलक ये अगर अध्यक्ष बन जाते हैं कांग्रेस के तो हमारी खैर नहीं। तो जो उदारवादी थे वो बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस की अध्यक्षता करें। अब देखिएगा उस समय कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसमें एक तरह का एक परंपरा बन गया था कि किसी भी प्रांत में अधिवेशन होता है, किसी भी प्रांत के किसी भी शहर में, मान लो बंबई प्रांत, बंबई उस समय प्रांत होता था जिसमें गुजरात का काफी सारा एरिया आता था और महाराष्ट्र का काफी सारा एरिया आता था। ये जो नागपुर वाला जो एरिया है ये बंबई प्रांत में उस जमाने में नहीं आता था, ये अलग प्रांत में आता था, मध्य प्रांत। मध्य प्रांत जिसमें महाराष्ट्र का जो पश्चिम वाला जो भाग है ना, ये ऐसा कुछ है, आज का जो महाराष्ट्र है कुछ ऐसा है ना, आज का महाराष्ट्र ऐसा बंदूक टाइप का, ये ऐसा कुछ है, और नागपुर यहां कहीं है। तो ऐसा कुछ जो है ना, ये इस तरफ वाला बंबई हो गया, इस तरफ वाला आपका बंबई हो गया, और इधर वाला जो है ये वाला जो एरिया है ये आपका मध्य प्रांत। इधर जो छत्तीसगढ़ है इस तरफ, वो आपका इधर मध्य प्रदेश का दक्षिण पूर्वी भाग, तो ये सब जो है मध्य प्रांत में आता था, और ये बंबई। तो जो नागपुर है वो बंबई में नहीं आता था। तो उस समय ये परंपरा बनी हुई थी कि अगर किसी प्रांत में अधिवेशन हो रहा है, बंबई प्रांत में अगर अधिवेशन हो रहा है तो उस प्रांत के किसी भी नेता द्वारा अधिवेशन नहीं किया जाएगा।
जब भी बंबई में अधिवेशन होता तो अध्यक्षता कोई बंगाली करता, अगर बंगाल में अधिवेशन होता था तो क्या होता था, कोई बंबई का कोई व्यक्ति, कोई महाराष्ट्रियन या कोई दक्षिण वाला कोई व्यक्ति वो अधिवेशन करता था। तो ये एक रूल बन गया था, एक परंपरा बन गया था। इसी कारण से ना जो बाल गंगाधर तिलक जी के जो समर्थक है वो चाहते थे कि भाई नागपुर में अधिवेशन हो, क्योंकि नागपुर जो है तिलक जी के प्रांत में नहीं आता था, ये बंबई प्रांत के थे और ये था मध्य प्रांत का। जबकि उदारवादी नेता वो क्या चाहते थे कि जो नागपुर बात बोला जा रहा है यहां पर तो भाई अधिवेशन होना ही नहीं चाहिए किसी भी तरह से, उदारवादी ये बोलते थे। वो लोग बोल रहे थे सूरत जो कि उस समय बंबई प्रांत के अंतर्गत आता था। अब अगर सूरत में अधिवेशन होता है तो बाल गंगाधर तिलक अधिवेशन की अध्यक्षता कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर जो है उदारवादियों की जीत होती है और नागपुर को जो है छोड़ दिया जाता है, सूरत में अधिवेशन होता है और अध्यक्ष किसको चुना जाता है, तो रास बिहारी बोस को। किसको? रास बिहारी बोस, जो कि कलकत्ता का बहुत बड़ा वकील था और बहुत बड़ा उदारवादी नेता था, तो उसको अध्यक्ष चुना जाता है। अच्छा, यहां पर एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि जो उदारवादी नेता थे ना वो यहां तक कोशिश कर रहे थे कि ये जो उग्र विचार वाले नेता हैं जिन्होंने सन 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था वहां अपनी 4 मांगे मनवाई थी, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्र शिक्षा और स्वराज्य, उसको वापस लिया जाए, ये भी जो है उदारवादी नेता प्लान कर रहे थे। तो सूरत में अधिवेशन होता है सन 1907 में। अध्यक्षता किसने की? तो रास बिहारी बोस ने। एक रास बिहारी घोष ने, माफी चाहूंगा, ये घोष है, घोष, रास बिहारी घोष। एक बोस भी है ना, एक रास बिहारी बोस जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग के ऊपर बम फेंका था, वो बोस हैं, ये घोष, रास बिहारी घोष। तो सूरत अधिवेशन होता है और यहां पर जो है उग्र विचारधारा और उदारवादी विचारधारा दोनों के बीच जो है विभाजन हो जाता है और इस विभाजन के लिए बाल गंगाधर तिलक जी को ही उत्तरदायी ठहराया जाता है। यही ना सबसे पहले वाले उग्रवादी नेता थे, उसके बाद बाकी सब आए, लाल, बाल, पाल, ये सब बाद में, तो इन्हीं को जो है विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है। जब सूरत अधिवेशन चल रहा था और जब बाल गंगाधर तिलक मंच पर खड़े होकर के भाषण दे रहे थे तब उनके ऊपर जूता वगैरह भी फेंका गया था, मतलब उनको मारने की भी कोशिश की गई थी, मतलब जान से मारने की नहीं, थोड़ा सा उनको जो है अपमानित करने की कोशिश की गई थी। तो ये चीज भी हुआ था। उसके बाद देखिएगा विभाजन हो जाता है और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसमें उदारवादियों का वर्चस्व स्थापित हो जाता है और इन तमाम नेताओं को ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बाहर कर दिया जाता है। और जो उदारवादी थे वो फिर अपने अंग्रेज सरकार के प्रति अपना वो दिखाती है कि हम जो है आपके समर्थन में हैं, आपके हित में हैं, हम आपको कुछ नहीं करेंगे, आपके साथ हम मिलके काम करेंगे। तो ये जो है उदारवादी नेता बोल देते हैं। इससे अंग्रेज बड़े खुश हो जाते हैं क्योंकि अंग्रेजों के लिए उदारवादी नेता उतने ज्यादा समस्या नहीं थे, ये लोग समस्या थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, अजित सिंह, ये सब समस्या थे। तो अब जो है इनको कांग्रेस से निकाल दिया गया है, तो अब जो है अंग्रेज सरकार इनका दमन करना शुरू कर दिया जाता है। तो इसी के अंतर्गत क्या होता है, बाल गंगाधर तिलक उनको जो है 1908 में अपनी पत्रिका में लेख लिखने के कारण उनको जेल की सजा सुना दी जाती है। देखिएगा क्या था कि 1908 में ना खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इन दोनों ने मिलकर के मुजफ्फरपुर के एक जो जज था जिसका नाम था डगलस किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या की थी। और कहते हैं कि जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने इस घटना का समर्थन किया, अपनी पत्रिका में लिखा कि बढ़िया, अच्छा काम हुआ। तो इससे जो है अंग्रेज सरकार को लगा कि ये जो काम हुआ है, ये जो घटना हुआ है, इसमें इनकी प्रेरणा से हुआ, इनके लेखों से ही खुदीराम बोस वगैरह ये लोग प्रभावित हुए होंगे और इस घटना को अंजाम दिया होगा। और ये उस समय काफी सारा जो है लिख रहे थे क्योंकि जो स्वदेशी आंदोलन है वो चल रहा था और वो काफी चरमोत्कर्ष पर था। जो 1907-8 में ना स्वदेशी आंदोलन चरमोत्कर्ष पर था, पूरे देश में फैला हुआ था और ये जो है अपने लेखों के माध्यम से पूरे देश को जागृत कर रहे थे। तो अंग्रेजों को बहाना मिल गया कि इनको उठा के जेल में डाल दो। तो इनको जो है सन 1908 में मांडले जेल में डाल दिया जाता है। ये मांडले कहां पर है भैया, तो ये मांडले जो है बर्मा में है। आज का जो म्यांमार है ना वो भी उस समय भारत के अधिकार में था, मतलब अंग्रेजों के अधिकार में, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आता था। 1885 लॉर्ड डफरिन के समय में पूरे बर्मा को जीत लिया था ना अंग्रेजों ने। तो मांडले जेल भेज दिया जाता है जो बर्मा में है। कितने वर्ष के लिए, तो 6 साल के लिए। 1908 से 1914 तक 6 वर्ष के लिए इनको जो है जेल में डाल दिया जाता है।
क्यों? क्योंकि इन्होंने अपनी पत्रिका में लेख लिखा था। इनके लेखों से, इनके विचारों से ही अंग्रेज इतना थर थर कांपती थी ना। अब सोचिए, तो ये चीज हुआ। अच्छा, अब देखिएगा, ये जो स्वदेशी आंदोलन जब चल रहा था ना, जब ये जेल नहीं गए थे उससे पहले, तो स्वदेशी आंदोलन के समय इन्होंने ना जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके समक्ष बोला था कि हमको जो है ये जो स्वदेशी आंदोलन है इसका दायरा बढ़ाना होगा। हमको जो है केवल विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, स्वदेशी का प्रचार, यहीं तक हमको सीमित नहीं रहना है। हमको बहुत कुछ करना है। हमको क्या करना है? विदेशी वस्तुओं के अलावा जो सरकारी संस्थाएं हैं, चाहे सरकारी शिक्षण संस्था हो, चाहे सरकारी अदालत हो, सरकारी कार्यालय हो, कोई भी सरकार से जुड़ा हुआ चीज, यहां तक कि जो हम लगान देते हैं, किसान लगान देते हैं, तो वो सब चीजों को भी हमको बहिष्कार करना है। मतलब जो महात्मा गांधी जी ने जो काम किए थे ना, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के टाइम पे हम लोग पढ़ते हैं कि बड़ी संख्या में लोग जो हैं सरकारी चीजों का त्याग कर रहे थे। जो छात्र थे वो स्कूल का, कॉलेज का त्याग कर रहे थे। जो वकील थे वो अदालतों का त्याग कर रहे थे। म्यूनिसिपैलिटी का त्याग किया जा रहा था। विधान परिषदों से त्याग पत्र दे रहे थे। मतलब कि जितने भी सरकारी चीजें हैं उनको लोग जो है बहिष्कार कर रहे थे। एक तरह से सरकारी तंत्र को ठप्प करने का प्रयास किया जा रहा था उस समय, असहयोग आंदोलन के समय। और असहयोग आंदोलन था क्या भाई? मतलब सरकार का सहयोग नहीं करना, यही तो असहयोग आंदोलन था ना। तो महात्मा गांधी जी ने जितने भी काम किए थे ना, वो सारे काम पहले बाल गंगाधर तिलक जी ने किया था। लेकिन इनके द्वारा जो काम किया गया था ना, वो उतना ज्यादा सफल नहीं हो पाया, लोकप्रिय नहीं हो पाया। और महात्मा गांधी जी को कहीं ना कहीं बाल गंगाधर तिलक जी से प्रेरणा जरूर मिली होगी। तो ये चीज थी। तो इनको जेल में डाल दिया गया, और जैसे ही इनको जेल में डाला गया ना, तो ये जो स्वदेशी आंदोलन है ठंडा पड़ गया। लेकिन इसके बावजूद भी जो इन्होंने काम किया था इन सभी नेताओं ने, उसका फल इनको मिला। और 1911 में जो बंगाल विभाजन है उसको रद्द कर दिया जाता है। अब हम लोग बात करते हैं जब ये जेल से छूट के आए उसके बाद क्या हुआ। अच्छा, जेल में इन्होंने ना कुछ कुछ काम किया था, वो हम लोग देखते हैं। इन्होंने ना मांडले जेल में रहते हुए एक पुस्तक लिखी, गीता रहस्य, भगवत गीता, ये बहुत ज्यादा पढ़ा करते थे। और अक्सर इनके लेखों में भगवत गीता के काफी सारे कोट देखने को मिलते थे। तो इन्होंने क्या लिखा? गीता रहस्य। इसके अलावा आर्कटिक, एक मिनट, मुझे पुस्तक का नाम याद नहीं आ रहा है, मैं एक बार देख लेता हूं। जब ये जेल में थे ना, तब इन्होंने एक पुस्तक लिखी, जो आर्य हैं उनका जो निवास स्थान है, इन्होंने उत्तरी ध्रुव को माना है। तो उसके संबंध में इन्होंने पुस्तक लिखा था। मैंने कहां लिखा है मुझे मिल नहीं रहा है, माफी चाहूंगा मैं। अच्छा हाँ, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, ये इनकी दूसरी पुस्तक थी जो इन्होंने जेल में लिखी थी। आर्कटिक होम, इनका मानना है कि जो आर्य हैं वो आर्कटिक से आए हैं, जो उत्तरी ध्रुव है वहां से आए हैं, इनका मानना है। तो आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। गीता रहस्य भी काफी बार पूछा गया, गीता रहस्य किसने लिखा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने अपने जेल प्रवास के समय में मांडले, इनको जो है बोला गया कि तुम भारत में रहने लायक नहीं हो, तुम भारत में रह करके हमारा बुरा कर रहे हो, अंग्रेज सरकार ने ऐसा बोला, इसलिए इनको जो है भारत से बाहर जो मांडले जेल है वहां पर डाल दिया गया था। अगर आसपास रहते तो वहां से भी ये हो सकता है अपना कोई पत्रिका वत्रिका प्रकाशित कर देते जेल के अंदर से भी, क्योंकि राजनेता थे और उनको जो है इस टाइप की सुविधाएं मिल सकती थी। तो इसीलिए जो है अंग्रेजों ने क्या किया, इनको मांडले जेल में भेज दिया, बर्मा। तो यहां पर गीता रहस्य और आर्कटिक होम ऑफ द वेदास, तो हम लोग पढ़ते हैं ना जो आर्यों का आगमन, मतलब आर्यों का मूल निवासी स्थान। तो जो बाल गंगाधर तिलक जी थे, इनका मानना था कि जो आर्य हैं वो भारत में कहां से आए हैं, तो उत्तरी ध्रुव से आए हैं ये। अब 6 साल बाद 1914 में ये जो है जेल से रिहा होते हैं और वापस जो है भारत आते हैं। और इस समय तक जो है प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था और माहौल जो है काफी बदल चुका था। जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं जो इनके समय काफी मतलब फैल चुकी थी, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे पंजाब हो, चाहे बंगाल हो, तो इन सब चीजों को कुचल दिया गया था और एक तरह से जो है शांति छाई हुई थी देश में। हालांकि कुछ घटनाएं हो रही थी, जैसे कि कुछ छोटी मोटी क्रांतिकारी घटनाएं और गदर पार्टी कुछ कुछ कर रही थी, कामागाटू मारा जैसी कुछ कुछ घटनाएं हुई,
लेकिन कोई बड़ी चीज जो है इस बीच नहीं हुई। तो 1914 में ये भारत आते हैं और इसके बाद जो है सन 1916 में एनी बेसेंट जी के साथ मिलकर के ये जो है होम रूल आंदोलन शुरू करते हैं। कब? 1916, होम रूल आंदोलन। और इसी समय इन्होंने अपना प्रसिद्ध नारा स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसे मैं लेकर के रहूंगा, ये जो नारा है वो इसी समय दिया गया था, होम रूल आंदोलन के समय। और होम रूल आंदोलन के समय ही इनको जो है लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। मतलब जो जनता है उन्होंने इनको मतलब लोकमान्य, जनता द्वारा माने गए नेता। भाई उपाधि जो है आपको कोई सरकार दे, उससे अच्छा कोई जनता आपको कोई उपाधि दे ना। जैसे कि सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनको बारदोली की महिलाओं ने क्या बोला, ये हमारे सरदार हैं, हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो उसी टाइप से तिलक जी को क्या बोला गया लोगों ने, ये हमारे जनता के माने हुए नेता है, मतलब कि लोकमान्य नेता हैं। तो लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक लिखा जाता है ना। तो ये स्वदेशी आंदोलन के टाइम, होम रूल आंदोलन के टाइम पर हुआ था। इसके बाद जो स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर के रहूंगा, ये वाला जो वक्तव्य है इसी टाइम पर इन्होंने दिया था। हालांकि स्वराज्य तो इन्होंने काफी पहले से उसकी परिकल्पना हुई थी बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो ये चीज ध्यान रखना। तो होम रूल आंदोलन, जिसके तहत होम रूल लीग स्थापित किया जाता था, एनी बेसेंट ये इनकी सहयोगी थी। एनी बेसेंट जी के साथ मिलकर के इन्होंने इस वाले आंदोलन को शुरू किया था। अब देखिएगा ये जो होम रूल आंदोलन है ये काफी लोकप्रिय भी हुआ था इस समय में। और इसी वर्ष 1916 में एक और घटना घटित हुई थी, जो 1907 में सूरत में कांग्रेस में जो फूट पड़ गया था ना। तो अब जो है उदारवादी और उग्र विचार वाले नेताओं को आपस में फिर से मिलाने का प्रयास किया गया। चूंकि बाल गंगाधर तिलक जी के ऊपर ही आरोप लगाया गया कि जो भी हुआ, जो भी बंटवारा हुआ, विभाजन हुआ, इसके लिए इन्हीं को जिम्मेदार ठहराया गया था। तो अब यही पूरा प्रयास करते हैं कि दोनों दल जो है आपस में एक हो जाएं। तो 1916 में कांग्रेस का जो अधिवेशन है ये होता है लखनऊ में। कहां पर? लखनऊ। और अध्यक्षता की थी अंबिका चरण मजूमदार ने। अंबिका चरण मजूमदार, मजूमदार, इन्होंने जो है अध्यक्षता की थी। और इस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक और इनकी सहयोगी एनी बेसेंट, इन दोनों ने मिलकर के उदारवादी और उग्र विचार वाले नेताओं के बीच जो है पैचअप करवाया कि भाई मिल के काम करना है, ऐसे अलग थलग रह के काम करेंगे कोई मतलब नहीं है, अंग्रेज जो है हमको हरा देंगे, मिल के काम करना है। तो दोनों के बीच जो एकजुट हुए, मतलब कांग्रेस जो है फिर से एक हुआ, उसमें बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट जी का नाम याद रखना है। वहीं 1916 के लखनऊ अधिवेशन में एक और चीज हुआ, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इन दोनों के बीच भी समझौता हुआ। और इसमें किनका योगदान था? तो बाल गंगाधर तिलक और इनके एक बहुत अच्छे मित्र थे जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना, वही जिन्ना जिनको पाकिस्तान के निर्माण के लिए उत्तरदायी ठहराया जाता है। देखो जो जिन्ना थे ना, शुरू में ये हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे और इनको शायद मेरे ख्याल से सरोजनी नायडू, उन्होंने शायद कहा है हिंदू मुस्लिम एकता के पुजारी, ऐसा कुछ तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, मैं इनके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। और ये भी ना गोपाल कृष्ण गोखले जी के शिष्य थे, जो गांधी जी और जिन्ना दोनों ही गोपाल कृष्ण गोखले जी को अपना गुरु मानते थे। और एक मजे की बात, महात्मा गांधी और जिन्ना दोनों का जो जन्म स्थली है ना, वो लगभग एक ही है। जो गुजरात वाला जो एरिया है ना, कच्छ सिंध वाला जो एरिया है, वहीं इनका जन्म हुआ था। तो ये बाल गंगाधर तिलक जी के बड़े अच्छे मित्र थे। और ये जब जेल गए थे बाल गंगाधर तिलक जी, तो उस टाइम पर जो जिन्ना है, इन्होंने ही इनका केस लड़ा था, इनको मतलब बाहर निकालने की कोशिश की थी। तो दोनों बड़े अच्छे मित्र थे। तो बाल गंगाधर तिलक और जिन्ना के प्रयास से मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य भी समझौता होता है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका 1916। अब देखिएगा 1916-1917 में एनी बेसेंट ये जो है कांग्रेस की अध्यक्षता करती हैं। अब एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो बाल गंगाधर तिलक जी हैं, इनको जो है कभी भी कांग्रेस की अध्यक्षता करने नहीं दी गई। अक्सर हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्रश्न पूछा जाता है कि किस नेता ने कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। तो बाल गंगाधर तिलक ने कभी भी कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की थी। 1906 में, 1907 में इनके जो
समर्थक थे वो चाहते थे कि बाल गंगाधर तिलक जी अधिवेशन की अध्यक्षता करें, लेकिन उदारवादियों ने ऐसा होने नहीं दिया। उसके बाद तो भाई इनको तो कांग्रेस से ही निकाल दिया गया था, उग्र विचार वालों को। बाद में ये जेल चले गए थे तो कभी मौका नहीं मिला। अब जब 1916 में कांग्रेस फिर से एक हो जाती है, मतलब कि उग्रवादी और उदारवादी, मतलब गरम दल और नरम दल जब 1916 में फिर से एक हो जाते हैं, तो इसके बाद 1918 में बाल गंगाधर तिलक को अध्यक्ष के लिए चुना जाता है। मतलब कि 1918 में जो अधिवेशन है वो कहां होना था? दिल्ली में होना था। तो इस अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में बाल गंगाधर तिलक जी के नाम का चयन हो जाता है। सब कुछ ठीक था, मतलब कि बिल्कुल तय था कि तिलक जी जो हैं अधिवेशन करेंगे। लेकिन इसी बीच ना एक छोटा सा प्रॉब्लम आ जाता है। वैलेंटाइन सिरोल, जिन्होंने बाल गंगाधर तिलक जी को भारत में अशांति का जनक बताया है, वैलेंटाइन सिरोल ने। तो वैलेंटाइन सिरोल, इनसे संबंधित एक मामला था, मतलब इनसे कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब जो वैलेंटाइन सिरोल है, इनको लेकर के कोई मतलब इनका कोई केस होता है, कोई इनसे संबंधित कोई मामला था। तो उसके लिए वैलेंटाइन सिरोल के संबंधित किसी मामले के लिए बाल गंगाधर तिलक जी को इंग्लैंड जाना पड़ता है। जब ये अधिवेशन होना था उसी टाइम पर वैलेंटाइन सिरोल के कारण इनको जो है इंग्लैंड जाना पड़ता है, और फिर वो जो है इस अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं करते हैं। ध्यान रखेंगे, उनके नाम का चयन हो चुका था, सब कुछ तय था, उनको अध्यक्षता करनी ही करनी थी। लेकिन वैलेंटाइन सिरोल के कारण इनको जो है इंग्लैंड जाना पड़ता है। इनके मामले की इनका कोई मामला था, उसके सिलसिले में जो है इनको इंग्लैंड जाना पड़ता है। अब जो है दिल्ली के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो मदन मोहन मालवीय ने। और ये 1918 का जो अधिवेशन था ये काफी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसी में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के तिरंगे झंडे को स्वीकार किया था। देखो, जो अपनी वो थे ना मैडम भीकाजी कामा, जिन्होंने जर्मनी का जो स्टुगार्ट है वहां पर भारत के झंडे को सबसे पहले फहराया था ना। तो उसी तिरंगे झंडे को, मतलब उसमें थोड़ा सा फेरबदल होता रहा। तो जो 1918 के दिल्ली अधिवेशन में भारत के तिरंगे झंडे को कांग्रेस द्वारा पहली बार स्वीकृति दी गई। इसके अलावा इसी 1918 के दिल्ली अधिवेशन में कांग्रेस में दूसरी बार विभाजन होता है। कांग्रेस का पहला विभाजन सूरत में और दूसरा विभाजन जो है दिल्ली में 1918 में हुआ था। और इसके बाद जो है ना उदारवादी और उग्रवादी दोनों ही बिल्कुल अलग थलग हो जाते हैं, और उदारवादी बाद में फिर अपना एक अलग पार्टी बना लेते हैं। वो लोग अपना राष्ट्रीय उदारवादी संघ, ऐसा कुछ नाम है, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन उदारवादी नाम से ही वो लोग अपना दल बना लेते हैं, जो कि उतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है। क्योंकि इस समय तक महात्मा गांधी जी भी आ गए थे और उनका तरीका भाई थोड़ा सा अलग ही था, तो वो पूरा कांग्रेस को हैंडल करने लगते हैं। तो उदारवादियों के लिए कांग्रेस में कोई स्थान नहीं होता है, तो वो लोग जो है कांग्रेस से बाहर अपने लिए अलग पार्टी बना लेते हैं, उदारवादी नाम से कोई पार्टी। तो ये ध्यान रखेंगे। अब देखिएगा, ये चले गए बाल गंगाधर तिलक जी कहां? इंग्लैंड। अब बाद में ये वापस आते हैं 1919 में। इसके बाद जब ये इंग्लैंड से वापस आते हैं ना, तो थोड़ा सा इनका जो रवैया है थोड़ा सा नरम होता है, थोड़ा सा बदल जाते हैं। मतलब वैसे नहीं बदलते हैं भाई, इनका उम्र भी हो गया था और उस समय का जो समुद्री यात्रा होता था काफी थका देने वाला होता था, इनका उम्र भी हो चुका था, तो थोड़ा सा जो है मतलब समय चाहिए था। लेकिन इनका तबियत भी थोड़ा सा खराब था, तो थोड़ा सा इस बीच जो घटनाएं घटित होती है ना, 1919 में काफी कुछ घटनाएं घटित हुई थी, तो उस टाइम पर इन्होंने कोई ऐसा बहुत बड़ा रिएक्शन नहीं दिया था। 1 अगस्त सन 1920 को बाल गंगाधर तिलक जी का निधन हो जाता है। कब? 1 अगस्त 1920। तो ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जी के साथ इनका किस तरह का संबंध था। तो देखिएगा, जो महात्मा गांधी जी जब आते हैं, मतलब जानते थे, क्योंकि महात्मा गांधी जो भी वहां काम करते थे ना दक्षिण अफ्रीका में, तो वो समाचार पत्रों में प्रकाशित होता था। और अक्सर महात्मा गांधी जी जो है भारत के नेताओं के साथ पत्र व्यवहार किया करते थे, स्पेशली गोखले जी के साथ। और कई बार जो है
महात्मा गांधी जी के कार्यों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में चर्चा भी की जाती थी कि एक जो भारतीय है अफ्रीका में इस तरह का काम कर रहा है। तो तिलक जी जो है महात्मा गांधी जी को बोलते हैं, उनका देखो जो महात्मा गांधी जी का जो तरीका था वो उन्होंने 1917 में जो अपना कहां हुआ था, चंपारण ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। उसके बाद 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, खेड़ा सत्याग्रह। तो इससे जो है महात्मा गांधी जी ने अपने काम करने के तरीके को दिखा दिया था। मतलब वो पूरी तरह से अहिंसावादी हैं, बिल्कुल भी हिंसा का वो सहारा नहीं लेते हैं, ये चीज उन्होंने दिखा दिया था। तो तिलक जी महात्मा गांधी जी को सलाह देते हैं कि तुम्हारा प्रयास ठीक है, काम ठीक है, लेकिन थोड़ा सा जो है हमको उग्र भी होना पड़ेगा। अगर जरूरत पड़ता है तो हमको थोड़ा बहुत हिंसा, मैं उस तरह के हिंसा की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब ये तिलक जी का कहना था कि हमको जो है थोड़ा सा उग्र रवैया अपनाना पड़ेगा। अगर घी सीधी उंगली से ना निकले तो थोड़ा सा टेढ़ा भी करना पड़ेगा, हमको एक ही चीज को लेकर के नहीं चलना है, थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। तो ये चीज जो है महात्मा गांधी जी को सलाह देते हैं। और आप लोग देखिएगा जो महात्मा गांधी जी के जो काम करने का तरीका था ना, वो दो लोगों से मिलता जुलता है। मतलब कि जो उदारवादी हैं और जो उग्रवादी हैं उन दोनों से ही मिलता जुलता है। और उदारवादी मतलब गोपाल कृष्ण गोखले, जिनको कि महात्मा गांधी अपना गुरु मानते थे, और उग्रवादी मतलब बाल गंगाधर तिलक, जिनके साथ भी महात्मा गांधी जी का अच्छा संबंध था। तो जो गोपाल कृष्ण गोखले थे वो बिल्कुल उदारवादी नेता थे। वो संवैधानिक तरीके से अपने अधिकारों को, अपने हक को मांगना चाहते थे, जबकि तिलक जी ये थोड़े से उग्र तरीके अपनाना चाहते थे। आंदोलन, हड़ताल, असहयोग, सरकारी तंत्र को ठप कर दो, जितने भी सरकारी चीजें हैं उसका बहिष्कार करो, ये सब चीजें किनकी थी? बाल गंगाधर तिलक जी की। तो जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने ना इन दोनों के तरीकों को अपनाया। सबसे पहले वो क्या करते थे, गोखले जी के अनुनय विनय वाला तरीका को, जो एकदम विनम्र तरीके से उसको अपनाते थे। क्या करते थे, वो पहले आवेदन पत्र लिखते थे, अपना कोई जो मांग वगैरह है, जैसे कि 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था उसके पहले उन्होंने क्या किया था, 11 सूत्रीय मांगे वायसराय इरविन के पास भेजी थी कि भैया ये हमारी मांगे हैं। बिल्कुल कायदे से उन्होंने लिखा, आवेदन दिया कि भाई ये हमारी मांगे हैं, आप जो है इतने इतने समय तक इस पर विचार करिएगा, एक्शन लीजिएगा। अगर आप एक्शन नहीं लेते हो तो फिर उसके बाद हमारे एक्शन का टाइम आ जाएगा। और जो इरविन था उसने एक्शन नहीं लिया, तो महात्मा गांधी जी ने बोला अब हम हाथ नहीं जोड़ेंगे, अब हम सीधा जो है एक्शन करेंगे। और उन्होंने क्या किया, दांडी यात्रा था तो बिल्कुल अहिंसक, लेकिन देखा जाए तो कितना उग्र तरीका था। और यह तरीका किससे मिलता जुलता है? बाल गंगाधर तिलक जी से। और वहीं गांधी जी जितना भी वो करते थे ना, जैसे कि असहयोग आंदोलन के टाइम पे हम देखते हैं स्कूलों का त्याग करो, उसके बाद म्यूनिसिपालिटी का त्याग करो, विधानसभाओं का त्याग करो, अदालतों का त्याग करो, सरकारी तंत्र का पूरी तरह से बहिष्कार करो, लगान मत दो। तो ये सब चीजें किससे उन्होंने सीखी थी? तो बाल गंगाधर तिलक जी से, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक ने ये सारा काम किया हुआ था स्वदेशी आंदोलन के समय। लेकिन उस जमाने में जो है इनके कार्य को उतना लोकप्रियता नहीं मिल पाया, क्योंकि जो कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता थे, जो अधिकतर उदारवादी नेता थे, उन्होंने किसी ने भी इनके कार्यों का समर्थन नहीं किया, ना ही सहयोग किया। तो ये चीज था। तो तिलक जी जो कि महात्मा गांधी जी से पहले भारत के एक बहुत बड़े नेता थे, बड़े लीडर थे, और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी जी का जो सारा जो आंदोलन है वो तिलक जी और गोखले जी से काफी कुछ प्रभावित था। तो ये थे। अच्छा, तिलक जी के संबंध में और कुछ बताना रह गया क्या? अच्छा, वैलेंटाइन सिरोल, ध्यान रखना, वैलेंटाइन सिरोल, इन्होंने ना बाल गंगाधर तिलक जी को भारत में अशांति का जनक कहा है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा इनको जो है बाल गंगाधर तिलक जी को भारत का बेताज बादशाह कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता है। तो ये सारा कुछ आप लोग ध्यान में रखिएगा। और क्या छूट रहा है एक बार मैं चेक कर लेता हूं, कोई चीज छूट तो नहीं रहा है, लगभग सब कुछ हो गया। अच्छा, एक चीज मुझे ध्यान आ रहा है, मैक्स मूलर जो कि कहाँ, जर्मनी का था ना मैक्स मूलर, जो कि बहुत बड़ा विद्वान था मैक्स मूलर, और भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास पर काफी कुछ इसने रिसर्च किया है मैक्स मूलर ने। तो जब 1897 में अपने बाल गंगाधर तिलक जी को 18 महीने की जेल होती है ना,
तब मैक्स मुलर ने, जो भारत में जो किसी अधिकारी के पास पत्र लिखा था मैक्स मुलर ने, और बोला था कि संस्कृत के इतने बड़े विद्वान के साथ आप लोग इस तरह का व्यवहार कर रहे हो, मैं जो है उनसे काफी प्रभावित हूं। हालांकि ये ऐसा कोई कठोर शब्द नहीं लिखते, लेकिन ये लिखते हैं कि ये संस्कृत के इतने बड़े विद्वान हैं और मैं जो हूं इनसे काफी प्रभावित हूं, इस टाइप से कुछ इन्होंने लिखा था। तो मैक्स मुलर का नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। ये 1897-98 में जब इनको 18 महीने की जेल हुई थी उस टाइम की बात है। और आप लोग सोचिए कि इनके जो पिता थे, बाल गंगाधर तिलक जी के जो पिता थे, वो संस्कृत के विद्वान थे, संस्कृत के टीचर थे। तो उनसे इनको जो है संस्कृत की शिक्षा मिली, संस्कृत का ज्ञान मिला। उसके बाद ये गणित की पढ़ाई करते हैं। ये जब स्कूल में थे, जो न्यू इंग्लिश स्कूल हो गया, फर्ग्यूसन कॉलेज हुआ, तो वहां पर ये गणित पढ़ाया करते थे। इसके अलावा इन्होंने कानून की पढ़ाई की। तो इतने पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने बुद्धिमान व्यक्ति को जेल में डाल दिया। तो इससे जो मैक्स मुलर थे थोड़ा सा ये द्रवित हुए, क्योंकि ये भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास पर काफी रिसर्च कर रहे थे और काफी मतलब भारतीय संस्कृति के बारे में जानना समझना चाहते थे। तो इनका नाम आप लोग ध्यान रखेंगे, कभी अगर पूछ लेता है तो। आज का जो टॉपिक है यहीं पर समाप्त होता है। आप लोग इस टॉपिक को, मतलब इस वीडियो को जितना हो सके उतना आप लोग शेयर करिएगा। बाल गंगाधर तिलक जी की जीवनी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचनी चाहिए और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और इस वीडियो से संबंधित कोई भी डाउट या फिर आप लोगों को लगता है कि मैंने किसी स्थान पर कोई भी गलती की है, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि मैं इसको सुधार सकूं। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।